सबसे पहले बात कर लेते हैं विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर आरक्षण का जिन बाहर आ चुका है। देखिए, इस बार राहुल गांधी ने अमेरिका में बैठकर आरक्षण को लेकर अपना प्लान बताया है। तो राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस आरक्षण खत्म कर सकती है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। अब राहुल गांधी के इसी बयान पर कांग्रेस चौतरफा घिर चुकी है। रिपोर्ट देखिए। We will think of scrapping reservations when India is a fair place, and India is not a fair place. इनकी मंशा थी यूपीए के सरकार के दौरान कि एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण में से काट कर वोट बैंक को दे दिया जाए। लोकसभा चुनाव में जिस संविधान बचाओ के नारे के सहारे कांग्रेस 52 से 99 सीट पर पहुंच गई, आरक्षण और जातीय जनगणना को हर चुनावी मंच से मुद्दा बनाया गया, वहीं राहुल गांधी अब अपने ही आरक्षण वाले बयान पर चौतरफा फंस चुके हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस पार्टी आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब भारत में आरक्षण के लिहाज से निष्पक्षता होगी। अभी भारत इसके लिए एक निष्पक्ष जगह नहीं है। यानी राहुल गांधी ने इशारों में आरक्षण खत्म करने की बात जरूर कही, लेकिन उसके पीछे शर्त भी रख दी। We will think of scrapping reservations when India is a fair place, and India is not a fair place. Now that creates a problem, because there are many people who come from the upper caste, right, who say, look, what have we done wrong, right? Why are we being punished? And so then you think about increasing dramatically the supply of some of these things. You think about decentralizing power. You think about involving many more people in the governance of our country. अब राहुल गांधी के इस बयान पर मायावती ने कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी से सजग रहने की सलाह दी है। मायावती ने कहा, केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया, और न ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली ये पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें, जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी। वहीं राहुल गांधी के आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर चौतरफा हमले शुरू हो चुके हैं। अभी तक जो है इनकी 60 साल तक सरकार रही, तो क्या ये लोग पक्षपात ही करते रहे? कभी इन्होंने निष्पक्षता का वाला काम ही नहीं किया। वो दिन कब आएगा जब भारत निष्पक्ष, यानी कि भारत के जो संविधान है, जो न्यायपालिका है, जो संस्थाएं, उनके ऊपर कोई इनको भरोसा ही नहीं है। अगर भारत के संविधान के ऊपर भरोसा ही नहीं, भारत के संविधान को कई बार बदलने का काम करने वाले लोग आज कभी तो वो चुनाव में जाते हैं तो संविधान चिल्लाते हैं। जो बात आज राहुल गांधी कह रहे हैं उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। नेहरू जी ने स्वयं 1961 में आरक्षण का विरोध किया था, पत्र लिखकर, और कहा था कि सेकंड क्लास लोग बन जाते हैं इससे। उसके बाद 80 से 90 के दशक में उनकी पुत्री इंदिरा और उनके पुत्र राजीव गांधी ने भी मंडल कमीशन का विरोध किया था। राजीव गांधी ने तो कहा था, आरक्षण से तो बुद्धुओं को मौका मिल जाता है। ये उनका कोटेड इंटरव्यू है। और आज जिस प्रकार की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, भाई यूपीए की सरकार ने तो जामिया एएमयू में एससी एसटी का आरक्षण खत्म किया। यानी जिस मुद्दे को सियासी मंच से लोकसभा चुनाव में उठाने की कोशिश हुई, अब उसी मुद्दे पर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बैकफुट पर आ चुकी है। क्योंकि जिस तरह राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने की बात कही, अब उस पर सियासत तेज हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का एक बयान खूब चर्चाओं में है। इसमें वे कहते दिख रहे हैं कि जब मैं गृह मंत्री था तो मुझे कश्मीर जाने की सलाह दी जाती थी। जब मैंने ऐसा किया तो मुझे खूब पब्लिसिटी मिली। और साथ ही कहा कि लेकिन मुझे डर लग रहा था। सोचिए, 370 हटने से पहले यूपीए काल में क्या हालात थे। देश का गृह मंत्री रहा आदमी खुद मान रहा है कि मुझे लाल चौक जाने से डर लगता था। कश्मीर में आतंकियों की दहशत ऐसी थी कि देश का गृह मंत्री को भी कश्मीर दौरे पर जाने से पहले पसीने छूट जाते थे। तो वहीं अब बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे के एक बयान ने कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है।
विपक्ष जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर अक्सर हमलावर रहता है। धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति आने के दावे को झूठा बताता है। लेकिन सुशील कुमार शिंदे ने यह कहा है कि उन्हें उनके कार्यकाल में यानी यूपीए सरकार के समय गृह मंत्री रहते हुए लाल चौक जाने में डर लगता था। विजय भाई, जब मैं होम मिनिस्टर था उसके पहले मैं उनके पास जाता था और एडवाइस भी मांगता था, तो उन्होंने मुझे एक ऐसा असली एडवाइस किया कि सुशील बोले तू इधर उधर मत भटक, तू लाल चौक में जाके वहां भाषण कर, कुछ लोगों से मिल और दल लेक में घूमते चलो ऐसा। और वो एडवाइस से मुझे बहुत कुछ पब्लिसिटी मिली और लोगों में एक ऐसा होम मिनिस्टर है कि जो बिना डर के वो जाता है, लेकिन मेरी सुशील कुमार शिंदे के इस बयान को जम्मू कश्मीर के बदले हालात का असर भी बताया जा रहा है। धारा 370 हटने के बाद खुद राहुल गांधी अब तक 4 बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा चुके हैं। बीजेपी अब पूछ रही है कि जो लोग जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध कर रहे हैं, क्या वो 370 हटने से पहले लाल चौक पर तिरंगा फहरा सकते थे? सुशील कुमार शिंदे जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व गृह मंत्री हैं देश के, और उन्होंने जो बात कही उससे कई चीजें स्पष्ट होती है कि कांग्रेस के समय हालात कितने खराब थे। ये उन्होंने खुद ही उसका सर्टिफिकेट दे दिया। ये भी स्पष्ट कर दिया कि जम्मू कश्मीर में जो नीति कांग्रेस की और जो सोच थी उसी के कारण वहां की स्थिति बिल्कुल बिगड़ गई थी। इसीलिए तो इतने दशकों के बाद भी वहां स्थिति इतनी खराब रह रही थी। ये स्थिति बताती है उस समय के गृह मंत्रियों की। अब उस समय के गृह मंत्री और हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब, जिनसे इन टेररिस्टों का वो हाल होता है जो शब्द आज शिंदे साहब ने यूज किया है, तो फर्क आपके सामने है। राहुल गांधी जी को पता लगे ना लगे, लेकिन आज शिंदे साहब ने काफी कुछ बता दिया, क्योंकि अंत में सत्य की ही जीत होती है। और यही कारण है कि हमारा गृह मंत्री शेर के रूप में जाना जाता है, और यह डेयरिंग गृह मंत्री है जिसके कारण जम्मू कश्मीर के लोग खुद को महफूज समझते हैं। शिंदे के एक बयान ने बीजेपी को मौका दे दिया। बीजेपी अब ये कह रही है कि एक वक्त था जब कश्मीर में कदम रखने से देश का गृह मंत्री भी डरता था, लेकिन अब राहुल से लेकर प्रियंका तक कभी आइसक्रीम खाने लाल चौक पहुंच जाते हैं तो कभी बर्फ खेलने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली में कुछ दिनों बाद चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि क्या दिल्ली में चुनाव से पहले ही राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। दरअसल दिल्ली सरकार का कार्यकाल अगले साल फरवरी में पूरा होने जा रहा है और इसी साल दिसंबर तक दिल्ली के चुनाव की घोषणा हो सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी को डर है कि उससे पहले ही दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कुछ दिन बाद चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। आम आदमी पार्टी ने यह आशंका जताई है। आम आदमी पार्टी की माने तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करने की तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव नहीं जीतती, विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश करती है, चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती है। दिल्ली में भी उन्होंने किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीद नहीं पाए, विधायकों को खरीद के सरकार गिरा नहीं पाए। इसलिए अब उन्होंने अपना दूसरा षड्यंत्र शुरू कर दिया है। भाई मैं तो पहले भी कह चुका हूं, ये भाजपाइयों को तय करना है, उनको 4 महीने के बाद हारना है या अभी हारना है। अभी हारना चाहते हैं, अभी चुनाव डिक्लेयर करें, लेकिन राष्ट्रपति अभी हमें क्या दिक्कत है। आपके नेताओं का कहना है कि कभी भी केजरीवाल की सरकार गिराकर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, लेकिन ये आशंका क्यों है? दरअसल 30 अगस्त को बीजेपी विधायकों के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी और दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी। बीजेपी विधायकों का कहना था कि अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। विधायकों ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपा था, जिसमें उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की थी। राष्ट्रपति सचिवालय ने उस चिट्ठी को गृह मंत्रालय के पास भेज दिया है और इस पर उचित कार्रवाई के लिए कहा है, जिसके बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है।
आम आदमी पार्टी के नेता इसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और लोगों को इससे छुटकारा मिलना चाहिए। 5 महीने से दिल्ली का असेंबली का सेशन तक नहीं हुआ, 5 महीने से दिल्ली की कैबिनेट नहीं हुई, मुख्यमंत्री जेल में है, जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, एक फाइल आज तक साइन नहीं की है। आज दिल्ली में अराजकता की स्थिति है, संविधान का खुला उल्लंघन हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को मालूम पड़ गया कि अरविंद केजरीवाल के साथ चुनाव में जीतना संभव नहीं है, इसलिए अब दोबारा से चोर रास्ते से दिल्ली के ऊपर कब्जा करने के लिए अपनी उनकी राष्ट्रपति, अपनी उनकी एमएचए, अपने उनके एलजी, अपना उनका प्रतिनिधिमंडल, तो ये बेवकूफ किसको बना रहे हैं? तो सब एक ही तो है। तो जैसा कि आम आदमी पार्टी के नेता शक जता रहे हैं, क्या दिल्ली में वाकई राष्ट्रपति शासन लागू होने वाला है? इस पर अब तक ना कोई आधिकारिक फैसला आया है और ना ही कोई बयान, लेकिन सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं वक्फ बिल के खिलाफ एक क्यूआर कोड शेयर किया जा रहा है। खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने वाले कई मुस्लिम संगठन इस क्यूआर कोड को शेयर कर रहे हैं और मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि वे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विरोध जताएं, क्योंकि ये बिल उनसे उनकी मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान सब कुछ छीन लेगा। दरअसल वक्फ संशोधन बिल अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है। जेपीसी ने लोगों से सुझाव मांगे हैं और इसके लिए एक ईमेल आईडी जारी की गई है, जिस पर मेल भेजकर कोई भी जेपीसी को अपना सुझाव दे सकता है। और इसके अलावा लोकसभा सचिवालय को हिंदी या अंग्रेजी भाषा में चिट्ठी लिखकर भी इस बिल को लेकर सुझाव भेजे जा सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। वक्फ बिल पर जाकिर नाइक का भड़काऊ बयान। The NDA government is trying to usurp, trying to take away the property of the Muslim Waqf Board. मुसलमानों को भड़काने में जुटा भगोड़ा जाकिर। This is not a public property, so no non-Muslim can interfere in this religion. भारत के मुसलमानों को जाकिर का जहरीला संदेश। That this Waqf board property is not a public property. Unlike the property belonging to the government, etc., this is a private property. याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे। जिस भगोड़े जाकिर नाइक को भारत सरकार ने वांटेड घोषित कर रखा है, वो वक्फ बिल को लेकर एक बार फिर देश के मुसलमानों को भड़काने में जुट गया है। जाकिर नाइक ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने एक बार फिर जहर उगला और भारत के मुसलमानों से इस बिल का विरोध करने की अपील की। जाकिर नाइक ने अपनी वीडियो में ऐसी कई भड़काऊ बातें कही हैं, जिससे उसकी भारत विरोधी सोच का पता चलता है। वीडियो में जाकिर नाइक कहता है कि मोदी सरकार एंटी इस्लामिक और मुसलमान विरोधी है, इसलिए वो बिल लेकर आई है। उसने कहा कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड पर कंट्रोल करना चाहती है और उसमें गैर मुसलमानों को रखना चाहती है। उसने मुसलमानों को ये कहकर भड़काने की कोशिश की है कि अगर वो वक्फ बिल पास होने देंगे, वो अल्लाह के अजाब और आने वाली पीढ़ियों की बद्दुआ झेलेंगे। जाकिर नाइक ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार में इस बार गठबंधन की पार्टियों की अहम भूमिका है। मोदी सरकार अब पहले की तरह मजबूत नहीं है, जबकि विपक्ष पहले से अधिक मजबूत है, इसलिए मुसलमानों को इसका विरोध करना चाहिए। उसने कहा कि अगर 50 लाख मुसलमान भी अपनी आपत्तियां ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज देते हैं तो ये बिल नहीं आएगा, इसलिए भारत के मुसलमानों को जेपीसी के पास अपनी आपत्तियां भेजकर इस बिल के खिलाफ विरोध दर्ज कराना चाहिए। This BJP government is trying to do, along with its coalition, the NDA government, is that trying to usurp, trying to take away the property of the Muslim Waqf board. This is a private property. Waqf in Arabic means an endowment. So this is not a public property. It is a private property donated by Muslims in the past, many centuries ago,
or decades ago or recently, it is waqf, means an endowment for the use of the Muslims. It's a religious act, waqf, for the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is not a public property, so no non-Muslim can interfere in this religious. मोदी सरकार वक्फ बोर्डों की पारदर्शिता और जिम्मेदारी तय करने को लेकर ये बिल लेकर आई है, लेकिन मोदी विरोधी दुष्प्रचार गैंग इस बिल के खिलाफ मुसलमानों को गुमराह करने में जुट गया है। इस बिल के खिलाफ अलग अलग स्तरों पर दुष्प्रचार फैलाने और मुस्लिम समुदाय को भड़काने की कोशिश की जा रही है। कहीं भड़काऊ बयानबाजी के जरिए इसे मुसलमानों की संपत्तियां छीनने वाला बिल बताया जा रहा है, तो कहीं इसके लिए मुनादी करवाई जा रही है। कोई QR कोड बनाकर दुष्प्रचार फैला रहा है और अब जाकिर नायक जैसा भगोड़ा, जो खुद को इस्लामिक स्कॉलर कहता है, वो भी इस दुष्प्रचार गैंग में शामिल हो चुका है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने इस तरह की भड़काऊ कोशिशों को लेकर मुस्लिम समुदाय को आगाह किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि कृपया हमारे देश के निर्दोष मुसलमानों को गुमराह न करें। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोगों को अपनी राय रखने का अधिकार है। झूठे प्रचार से गलत आख्यानों को बढ़ावा मिलेगा। कि अगर ये खुदा ना खास्ता ये बिल अगर कानून बनेगा तो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास नहीं रहने वाली, सब हुकूमत के कब्जे में चला जाएगा। मोदी सरकार ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बिल पेश किया था, जिसके बाद इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया है। जेपीसी ने देश के लोगों से भी इस बिल पर राय मांगी है और इस कमेटी को अब तक 8 लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। लेकिन इस बीच कुछ लोग इस बिल को लेकर उसी तरह दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश में जुटे हैं, जैसा CAA NRC के लिए किया गया था। इसलिए मुस्लिम समुदाय को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। तो पहले कानपुर और अब अजमेर में ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश हुई है। हालांकि कानपुर की तरह यहां पर भी साजिश नाकाम रही, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन है इन सब साजिश के पीछे। मामला रविवार देर रात का है, जब ट्रैक पर 70 किलो से 100 किलो के सीमेंट ब्लॉक रखकर हादसे की कोशिश हुई है। हालांकि तेज रफ्तार मालगाड़ी से टकराकर सीमेंट ब्लॉक्स के टुकड़े हो गए हैं, जो करीब 2 किलोमीटर तक बिखरे पाए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कानपुर में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि एक और साजिश का पर्दाफाश हो गया। रात के अंधेरे में राजस्थान के अजमेर में एक बार फिर ट्रेन को पलटाने की कोशिश की गई। इस बार उनका टारगेट कोई एक्सप्रेस या पैसेंजर ट्रेन नहीं, बल्कि एक मालगाड़ी थी। 8 सितंबर 2024 रात 10:36 रेलवे पुलिस को सूचना मिलती है कि अजमेर के सरधना में रेलवे ट्रैक पर 70 किलो के सीमेंट के 2 ब्लॉक रखकर मालगाड़ी को डिरेल करने की कोशिश की गई। गनीमत रही कि ट्रेन सीमेंट ब्लॉक को तोड़ती हुई आगे निकल गई और कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। नहीं, सुरक्षा एजेंसी को सबको सूचना दी गई है और सभी कुछ तो मौके पे विजिट कर चुके हैं और कुछ अभी विजिट करने वाले हैं। प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि रात को किसी ने घटना करी है, तो जो मोबाइल एक्टिवेट अगर किसके उस टाइम थे तो एक डाटा लेके और उसके हिसाब से एनालाइज करके और कार्रवाई करें। जानकारी के मुताबिक मालगाड़ी फुलेरा से अहमदाबाद जा रही थी, तभी DFC कॉरिडोर के पास मालगाड़ी को पलटाने की साजिश रची गई। ट्रेन के तेज रफ्तार में होने के चलते वो सीमेंट ब्लॉक तोड़कर आगे निकल गई। पुलिस और राहुल गांधी के एक और बयान पर घमासान छिड़ गया है। राहुल गांधी ने भारत की धार्मिक स्वतंत्रता को सिखों से जोड़ते हुए एक बेहद टिप्पणी की है। तो इस बेहद गंभीर टिप्पणी में अमेरिका में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने एक शख्स से उसका नाम पूछा। कहा कि भारत में इस बात को लेकर लड़ाई है कि एक सिख को पगड़ी और कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India.
or he as a Sikh is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. कुछ ऐसे इश्यूज हैं सेंसिटिव which involve our national identity, our unity, the strength of our unity in diversity. इन चीजों के बारे जब वो बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक नया किस्म का नैरेटिव विच आई थिंक इज अ डेंजरस नैरेटिव उसको सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि क्या भारत में सिखों को पगड़ी पहनने दी जाएगी, क्या सिखों को कड़ा पहनने दिया जाएगा। अब सवाल इस बात को लेकर के कि क्या राहुल गांधी भड़काने की, बांटने की राजनीति कर रहे हैं, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। मराठा सेना अहमद शाह अब्दाली को रोकने के लिए उसके सामने खड़ी थी तो मराठाओं के पीछे चट्टानों की तरह सिख भाई खड़े थे। ये वो सिख समुदाय है जहां गुरुओं ने धर्म ध्वजा की रक्षा के लिए अपने शीश कटा दिए, लेकिन मुगलों के आगे वो झुके नहीं। सेवा जिसका धर्म है, रक्षा करना जिसका कर्म है, ऐसे सिख समुदाय के लिए श्रीमान राहुल गांधी कह रहे हैं कि क्या भारत में सिखों को पगड़ी पहनने दी जाएगी, क्या सिखों को कड़ा पहनने दिया जाएगा, क्या एक सिख को गुरुद्वारे जाने दिया जाएगा। भारत में इसी बात का तो झगड़ा है। अब सवाल है कि क्या राहुल गांधी उकसाने की, भड़काने की और बांटने की राजनीति साफ तौर पर कर रहे हैं, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है। इसलिए आज कुछ तथ्य खंगालने आवश्यक हो जाते हैं। सत्ता में आने के बाद पिछले 10 सालों में खुद प्रधानमंत्री मोदी दस्तार यानी पगड़ी पहनकर कई बार गुरुद्वारों में मत्था टेकने गए हैं, लंगर सेवा की है। इतना ही नहीं, जब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ तो उसने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को भारत लाने से रोका, लेकिन यही मोदी सरकार अपनी कूटनीति का करिश्मा दिखाते हुए पूरे सम्मान के साथ गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों को अफगानिस्तान से भारत लाने में सफल हुई। इतना ही नहीं, सिखों की आस्था के बड़े केंद्र श्री करतारपुर साहिब को जो पाकिस्तान में मौजूद है, वहां भारत के सिख नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन मोदी सरकार ने सिखों की आस्था का सम्मान करते हुए पाकिस्तान को कॉरिडोर बनाने के लिए कन्विंस किया और 2019 में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया, साथ ही दर्शन के लिए जाने वाले पहले जत्थे को रवाना किया। इसके बाद 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने श्री हरमिंदर साहिब के लिए FCRA को मंजूरी दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि विदेश में बैठे श्रद्धालु भी श्री हरमिंदर साहिब को लंगर और सेवा के लिए दान भेजने लगे। यही नहीं, सिख समुदाय की मांग को सिर माथे रखते हुए मोदी सरकार ने 2018 में लंगर आइटम्स पर से GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को हटा दिया। आज अमेरिका में बैठकर राहुल गांधी भले ही खुद को सिखों का हिमायती दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन शायद 4 दशक पहले 1984 में सिखों के साथ हुए नरसंहार को वो भूल गए हैं, जब स्वर्गीय राजीव गांधी के शासन के दौरान हजारों सिखों को निर्ममता से मार डाला गया था। सिख समुदाय इंसाफ की गुहार लगाता रहा, दोषियों को सजा दिलाने की अपील करता रहा, लेकिन इन्हें इंसाफ मिलने का सिलसिला मोदी सरकार के दौरान साल 2018 में हुआ, जब दोषियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया गया और इसके बाद मोदी सरकार ने पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया। और ये सत्य और तथ्य है।